Hello, can you see me and hear me? Tell me. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. The topic that I have selected to start today is living world. Can you all see the blackboard that I'm sharing with you? Is that visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So have a look at the blackboard. See, we are going to talk about the living world. अब living world start करने से पहले I'll ask you certain questions. First, let's have a look at what is a living organism. जब हम किसी चीज को living organism कहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द प्रिमिटिव क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क माय सेल्फ. सो कैन आई हैव आंसर्स फ्रॉम यू? तुम लोगों को क्या लगता है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ अगर एक ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक्स, if it's there, then I can call the organism to be a living organism. Can I have the inputs from you? Sir, the increase in mass and increase in numbers. First point. Okay, so can I say that's growth? Yes, sir. Okay, growth. And who Bhumika is talking about increasing mass and increase in number. Okay, fine. Sir, they have reproductive characteristics. Okay, fine. But यहाँ पर तुमने अभी मुझे बताया कि growth in number. So don't you think that growth in number itself is reproduction? Yes, sir. Okay. Okay, fine. So growth होना चाहिए एक organism में, तब हम उसको एक living organism कहेंगे. Second characteristic is reproduction. Yes, reproduction, उसको reproduce करना चाहिए, but तब हम उसको एक living organism कहेंगे. Any other characteristic? Anyone else? So metabolism. Yes, fine. Metabolism. Metabolism. Anything else? Okay. So growth, reproduction and metabolism. इसके अलावा भी 2-3 और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं. So let's start with growth. ठीक है. Let us start with growth. अब जैसे भूमिका ने अभी बताया हमें कि ग्रोथ दो टाइप के हो सकते हैं. एक तो देयर कैन बी अ ग्रोथ इन मास and growth in size also. Growth in mass and size. Suppose एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है and then it grows like this. So of course इसका mass suppose x है, so इसका ultimately जितना जो फॉर्मेट में वो रीच करेगा that will be 2x or 4x or 6x, something like that. Okay. So obviously size तो increase हो ही रहा है, उसके साथ उसका mass भी increase हो रहा है. Other than that, we have also talked about growth in number. 1 से 2, 2 से 4 and so on. अब एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर नोन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, and then there are certain characteristics which are known as non-defining characteristics. अब इसमें डिफरेंस क्या है? There is a difference between defining characteristics and non-defining characteristics. What is the thing? Suppose मैं तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं कि एक घर, मतलब सपोज मैं एक रूम में बैठा हूं, तो एक रूम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैन समवन टेल मी? एक रूम को मैं कब एक रूम बता पाऊंगा? व्हेन कैन आई कॉल अ रूम टू बी अ रूम? कैन यू टेल मी? एक रूम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? Sir, having 4 walls. Yes, having 4 walls. अगर 4 दीवार नहीं रहेगा एक रूम के अंदर, तो हम उसको रूम कह ही नहीं सकते. उसके अलावा And sir, roof also. छत भी रहना चाहिए, फ्लोर भी रहना चाहिए. बिल्कुल. सो एक 4 दीवार होना चाहिए, एक रूफ होना चाहिए, छत होना चाहिए, और फिर वहां पर हमारा एक बेसमेंट, मतलब बेस, फ्लोरिंग होना चाहिए.
फ्लोर एंड छत दोनों होना चाहिए और 4 दीवार होना चाहिए। फिर उसके साथ एक दरवाजा या एक विंडो एटलीस्ट होना चाहिए जहाँ से हम एंटर एंड एग्जिट करेंगे, रूम के अंदर आएँगे और रूम से बाहर निकलेंगे। ठीक है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। लेकिन अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ यहाँ पर देखो मेरे रूम के यहाँ पर पीछे मेरा क्या है, कुछ पर्दा है, आई हैव सर्टेन कर्टन्स। इस साइड में देखो एसी है, यहाँ पर एक पलंग है, राइट? सो दीज आर थिंग्स, ये भी एक रूम के पार्ट है, बट दैट डज नॉट डिफाइन अ रूम। एक रूम में यहाँ पर इस रूम में मेरा एसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक रूम में एसी नहीं है तो हम उसको रूम नहीं बोलेंगे। Are you getting my point? So even if I would not have a AC in this room, I would still call it a room. But if I would not have a door, or if I would not have a floor, or if I would not have a, what can I say, a roof, in that case, I will not call this a room. So, ये जो characteristics हैं, जो must है, the characteristics that define a room to be a room, those are known as a defining characteristics. For example, अगर इस रूम में एसी नहीं है या पंखा नहीं है, फिर भी ये एक रूम है, राइट? अगर जैसे बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर एक मिरर है, सी इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव अ मिरर ओवर हियर, ओके? तो अगर ये मिरर नहीं है मेरे पास, तब भी ये I'll call it a room. I hope you understand what I'm saying. तो फिर those characteristics which are prerequisite, अगर ये नहीं है तो फिर हम इसको ये चीज नहीं बोल पाएंगे। अगर एक रूम में फ्लोर नहीं है, 4 दीवार नहीं है, या फिर सीलिंग नहीं है, then I cannot call it to be a room. So these are known as defining characteristics, जो एक चीज को define करता है। और then you have associated characteristics, मतलब ये भी हो सकता है, then that is known as a non-defining characteristic. I suppose you understand my point. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो अभी यहाँ पर okay. तो अभी हम चले आते हैं growth. Now can someone tell me, ये जो growth है, is it a defining characteristic or is it a non-defining characteristic? Characteristic तो है, इतना हमें clear है कि growth is one of the characteristics of a living organism. But now my question is it a defining characteristic or is it a non-defining characteristic? The defining characteristics. Okay, भूमिका बोल रही है कि of course growth is a defining characteristics. अब मेरे कुछ points सुनो और समझो। Suppose हम कहीं पर एक जाते हैं और जाके देखते हैं एक छोटा सा हिल है। Today is 2020, 2021. I go to a place and I see that there is a hill over there. और same place को मैं 20 साल बाद in the year 2041 I visit the place again. And when I go over there and then I see कि इसी जगह पर ये जो हिल था छोटा सा, उसके ऊपर डिपॉजिट होके then it has now grown into a taller hill. मतलब something that used to look like a hill now appears, it is not a mountain but appears like a mountain. और भी 100 साल बाद अगर तुम इसको देखोगे तो ये पूरा माउंटेन ही हो जाएगा। तो gradually you can see that there is a growth over here. It's a living organism. ये हिल अभी साइज में बढ़ रहा है, तो मैं इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलूं क्या? No, sir. No. So can you understand one thing? कि growth definitely is a characteristic of a living organism, but that does not define something to be a living organism. This is my point. Okay. तो growth को हम दो categories में divide करेंगे. I will divide growth into two categories. The first category is called extrinsic growth. The first category, it is known as extrinsic growth, and the second category is known as intrinsic growth. Okay? Extrinsic growth का मतलब क्या है? बाहर से ग्रो करना। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि एक यहाँ पर हिल है और ये हिल धीरे धीरे बढ़ता रहता है और 20 साल बाद या 40 साल या 50 साल बाद उसी जगह पर जाके देखोगे कि एक हिल नियरली एक माउंटेन के फॉर्मेट में आ गया है। So it is growing. That is extrinsic growth. Should I call that a defining characteristic? No. Extrinsic growth is not a defining characteristic. What about intrinsic growth? Intrinsic growth समझने के लिए I'll come to intrinsic growth.
लेकिन ये समझने के लिए मैं उसके पहले मेटाबॉलिज्म तुम लोगों को समझाऊंगा. ओके, नाउ सी व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है. सो एवरी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन दैट हैज सम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो हमारे बॉडी में होता है. सो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस दैट इज अकरिंग इन माय बॉडी. हमारे बॉडी में, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज इन माय सेल, एक सेल के अंदर जितना टोटल रिएक्शन हो रहा है उसको हम मिला के the sum total of all the reactions that is occurring in the body or in a cell together, it is known as metabolism. A metabolism is the sum total of all the reactions. Now the question is, what type of reactions are occurring inside a cell? What type of reaction is occurring inside the cell? So there are two types of reactions that are occurring inside the cell. एक cell के अंदर दो major categories of reactions होते हैं. Either the cell is making something or the cell is breaking something. So what did I say? Metabolism, it is the sum total of all the reactions that are occurring inside a living organism, to be precise, in a living cell. और ये जो मेटाबॉलिज्म है, these reactions, these can be categorized into two categories. एक है either the cell is making something, cell कुछ बना रहा है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ के कुछ बड़ा चीज बना रहा है. This is one type of reaction that the cell can do. The second type of reaction is the cell is breaking something. एक बड़ा सा कुछ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है. अभी ये चीज समझने के लिए हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा कि एक सेल, सपोज ये छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास, तो इसको जोड़ के एक सेल बड़ा सा चीज क्यों बनाएगा? Why will a cell, you know, join things to form a large unit? ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है. So this is the first type of a reaction. And breaking something, मेरे सेल के अंदर एक बड़ा सा कुछ है, उसको सेल छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है. तो वही क्वेश्चन आ जाता है कि सेल बनाता क्यों है और तोड़ता क्यों है? बनाता इसीलिए है क्योंकि हमारे सेल, हमारे ग्रोथ के लिए. When the cell is making something, that means it is utilizing certain things and it is depositing. तो ये हो गया मेरा अंदरूनी ग्रोथ, the internal growth. I've already said that yes, Bhumika is saying कि catabolism and anabolism. So when the cell is making something, I call this anabolic reaction or simply anabolism. And when the cell is, or catabolism. So when the cell is breaking something, I will call this is also metabolism, this is also metabolism. So catabolism is destructive metabolism, and anabolism is constructive metabolism. While anabolism is constructive metabolism, catabolism is destructive metabolism. These are the two major categories of the reactions that are occurring in cell ke andar. These are the two major categories of reactions that occur inside the cell. Okay. अब मेरा क्वेश्चन यही है कि एक सेल एक बड़े से मॉलिक्यूल या एक बड़े से चीज को तोड़ेगा क्यों? इसमें इसका फायदा क्या है? फायदा यही है कि जब बड़े बड़े बॉन्ड्स बनते हैं, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा सा बॉन्ड बनता है, तो उसके अंदर काफी एनर्जी स्टोर्ड होता है. Thermodynamically, a good amount of energy is being stored inside a large molecule. तो एक सेल जब इस large molecule को तोड़ेगा, when the cell is breaking down this large molecule into smaller pieces, so basically it is releasing the energy that is stored in the large molecule. इस large molecule के अंदर जितना भी energy है उसको release किया जाता है, और वो जब released होता है, it gets released in the format of ATP. And we know that ATP is the energy currency of my cell. एक सेल को हम energetically rich कब कहेंगे? हम तब कहेंगे जब उसमें बहुत ज्यादा good amount of ATP रहता है. क्योंकि एक सेल को काम करने के लिए जिस एनर्जी करेंसी की जरूरत पड़ती है, that is nothing but ATP. तो एक सेल क्यों एक बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा? So that
उस बड़े से मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी बॉन्ड एनर्जी है that can be released in the format of ATP so that the cell can obtain energy from the large molecule. And why is the cell going to make something, or why is the cell going to carry on this anabolic reaction? ये इसीलिए करेगा so that it can join things and it can store it in my body. You know, so these are two important things. तो अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कंपेयर करके मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन सा है, सो कैन यू आंसर मी? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ग्रोथ के बारे में. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ ग्रोथ. वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदरूनी ग्रोथ, सेल के अंदर जो ग्रोथ होता है. व्हेन द सेल इज मेकिंग समथिंग, व्हेन द सेल इज creating something, that is known as internal growth. And another one is external growth, which is known as extrinsic growth. और मैंने अलग से तुम लोगों को पढ़ाया है कि मेटाबॉलिज्म दो कैटेगरीज के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. तो मुझे अभी बताओ कि ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों में से कौन सा इंट्रिंसिक ग्रोथ है? Which one is intrinsic growth? Sir, anabolism. Yes, anabolism, because the cell is making something. But, and yes, correct answer. So metabolism definitely is a defining characteristic. मेटाबॉलिज्म श्योरली एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है. अगर एक ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज नहीं करता है तो उसको हम you know, I'll not call it a living organism. Must. Okay? ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रोथ दो टाइप के होते हैं. मैं वापस ग्रोथ में चला आता हूं. Growth, it is of two types. One is extrinsic growth, another one is intrinsic growth. Extrinsic growth is a non-defining characteristic. Extrinsic growth is a non-defining characteristic. और ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया कि हिल, you know, it's growing in size and getting converted into a mountain. So should I call it a living organism? Of course not. I'll not call it a living organism. What about intrinsic growth? Intrinsic growth मतलब एक सेल को जितना भी न्यूट्रिएंट उसको मिला है उससे वो फैट बना रहा है या प्रोटीन बना रहा है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना रहा है. So that is intrinsic growth. That is known as intrinsic growth. So anabolic reaction is equivalent to intrinsic growth. और इसीलिए अगर तुम्हारे नीट में ये क्वेश्चन आता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज इट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और इज इट अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. बट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? नो, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. लेकिन अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये आता है कि ग्रोथ इज ग्रोथ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? नो, क्योंकि ग्रोथ का मतलब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों को मिला के ग्रोथ होता है. तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, ग्रोथ इज नॉट बिकॉज ग्रोथ इन्वॉल्व्स बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, सो ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. ओके, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ बोल के अगर अलग क्वेश्चन आता है देन दैट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. एनी डाउट? समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Okay. Yes, sir. सर ग्रोथ डिफाइनिंग कब होगा? ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है. किसने पूछा? भूमिका. मैंने पूछा. भूमिका. हाँ, भूमिका ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ दो टाइप के होते हैं. इंट्रिंसिक, अंदरूनी ग्रोथ. एक सेल के अंदर जब एक सेल रिएक्शन करके कुछ बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है, वो तुम बाहर से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना तुम्हें. तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि सेल ग्रो कर रहा है. वो सेल अंदर ग्रो कर रहा है. वो उसको यू नो सर्वाइव करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो चीजों को बना रहा है. तो वो तुम बाहर से देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा. वो क्रोमोसोम बना रहा है या फिर वो यू नो प्रोटीन्स को स्टोर कर रहा है, अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बना रहा है, या फिर ग्लिसरॉल के साथ मे बी फैटी एसिड को कंबाइन करके लिपिड बना रहा है. तो ये सब जब वो काम करता है वो भी एक ग्रोथ है. किस टाइप का ग्रोथ है? वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है. लेकिन क्या तुम बाहर की तरफ से देख के तुम्हें लगेगा वो सेल ग्रो कर रहा है?
बिल्कुल नहीं लगेगा. So will not be able to understand. Okay? Understood? Okay, sir. Yes, sir. इसीलिए मैंने इंट्रिंसिक ग्रोथ को एनाबॉलिक रिएक्शन के साथ कंपेयर किया है. It's analogical to this intrinsic growth. Okay. Next point. जितना मैंने बोला, it is not as simple as that. Growth can further be divided into, जैसे भी भूमिका बोल रही थी क्लास के स्टार्टिंग में, कि ग्रोथ दो टाइप से हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे. One is the growth in size and another one is the growth in number. Now remember one thing, जब मैं एक इंडिविजुअल की ग्रोथ की बात करता हूँ, एक ह्यूमन बीइंग वो ग्रो कर रहा है, then I mean the growth in size. I don't mean the growth in number. Right? एक ह्यूमन बीइंग से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, उसको हम ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ नहीं कहते. उसको हम कहते हैं द ग्रोथ इन पॉपुलेशन. So there is a difference. Please try to understand. If I say growth of an organism, then that means the growth in the size of an organism. But if I say the growth in the population, then that means the growth in number. Is the concept clear? So there is a difference between the growth in number and growth in the organism as an entity. एक organism की growth की मैं बात करूं तो उसका size जब बढ़ता है मैं उसको growth कहता हूं. और जब मैं एक population की growth की बात करता हूं, then the growth in number. You know, आज यहाँ पर 5 people है, आज यहाँ पर हमारे क्लास में 10 students हैं. तो मे बी आज से 6 महीने बाद यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स रहेंगे. सो दैट इज द ग्रोथ इन पॉपुलेशन, दैट्स द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बट मैं अगर इंडिविजुअल, दैट इज द ग्रोथ इन नंबर. बट मैं अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट की मैं बात करूं तो उसका ग्रोथ मतलब उसके द ग्रोथ इन हाइट और डायमीटर, इसकी बात कर रहा हूं. ठीक है. बट अगेन, अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, यूनिसेल्युलर मतलब बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल. तो एक बैक्टीरिया जब ग्रो करता है, जब एक यूनिसेल्युलर, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है, तब वो कैसे ग्रो करता है? मतलब ऐसा कभी तुम लोगों ने देखा है कि एक बैक्टीरिया है इतना छोटा सा डिवीजन? एब्सोल्युटली. तो कभी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा एक बैक्टीरिया है और 5 दिन बाद मैंने बैक्टीरिया को देखा तो बैक्टीरिया इतना बड़ा हो गया. तो क्लासिकली तो हमें कुछ बैक्टीरिया दिखता नहीं है, लेकिन वो ग्रो कर रहा है और 5 दिन बाद हमने देखा बैक्टीरिया इतना बड़ा बलून की तरह बन गया. ऐसा होता है? कभी देखा है तुम लोगों ने? नो सर. No, that will never happen. So in case of unicellular organisms, please, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. So in case of unicellular organism, the growth, please note this, the growth is synonymous to reproduction. एक unicellular, this happens only in case of unicellular organisms. एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए जब वो एक सेल, सपोज ये एक सेल है, वहां के दो दिस फॉर इट इज ग्रोथ. ये उसके लिए ग्रोथ है. ठीक है. Why? Because the unicellular organism, it divides by binary fission. A unicellular organism, it divides by binary fission. Okay? इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक, जब मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो उनके केस में, बिकॉज उनका ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन. एक सेल से दो सेल, यही उनका ग्रोथ है. उनके लिए ये एक सेल से इतना बड़ा सा एक सेल बन गया, ये उनके लिए ग्रोथ नहीं है. दिस इज नॉट ग्रोथ फॉर देम, दिस इज ग्रोथ फॉर देम, एंड दिस इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन.
So this is equal to reproduction. So in case of unicellular organisms, the growth, it is often equivalent to reproduction. Remember this. और एक चीज है, growth, हम ये बोल रहे हैं कि growth is one of the characteristics of a living organism, और हम ये भी बोल रहे हैं कि अब अगर मुझे growth को classify करना है into defining and non-defining characteristic, तो एक चीज तुम लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए कि देखो अभी जैसे I am तुम लोग like you are in the age group 15, 16 इस age group में 14, 15, 16 इस age group में belong करते हो, and me I am more than double of your age. I am double your age. So when I am double your age, तो मेरे body में I will not grow in size anymore. I can grow in diameter. That is not called growth. That is the growth in the adipose layer. उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. लेकिन human beings, or in case of animals, they are capable of limited. Animals are capable of limited growth. एक लिमिट रहता है. लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करूं तो आज ये प्लांट इतना सा था, 10 साल बाद इतना बढ़ गया, और उसके बाद भी वो अपने इट्स ब्रांचिंग एंड इट्स ग्रोइंग एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग लाइक दिस. उसको और भी काट दो और फिर वो वापस ग्रो करना चालू कर देगा. So in case of a plant, plants are generally capable of unlimited growth. Generally, I say, generally capable of unlimited growth. But animals, they are capable of limited growth. Animals are capable of limited growth. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे एज में आके मैं अभी और ग्रो नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं नॉन लिविंग बन गया क्या? बिल्कुल नहीं. ऑफ कोर्स नॉट. ऑफ कोर्स नॉट. मेरे बॉडी में भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन तुम आंखों से देख के नहीं समझ पाएगा. सो व्हेन कैन आई अंडरस्टैंड दैट इंडीड आई एम स्टिल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आई एम स्टिल ग्रोइंग? कब समझ में आएगा? सपोज देयर इज अ कट, किसी कोई एक एक्सीडेंट हुआ तो देयर इज अ डीप लैसरेशन, नहीं बहुत डीप कट हो गया है, या फिर ऐसा कुछ हुआ है, तो तब क्या होता है, जो सेल्स हैड स्टॉप्ड डिवाइडिंग, दे विल नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग वेरी 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 रैपिडली. तो एनिमल्स में क्या होता है, नॉर्मली वो एक स्टेज तक काफी ग्रो करते हैं और उसके बाद उनका ग्रोथ रेट कम हो जाता है और वो ग्रो नहीं करते हैं एज के बाद. लेकिन फिर भी दे आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग. एंड हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट दे आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग? इफ देयर इज अ डीप वुंड, या फिर कहीं पर कट जाता है, छिल जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वो सेल्स बहुत ज्यादा रैपिडली डिविजन फिर से वापस स्टार्ट करते हैं, और जहां पर कट गया है उसको हील करना, वो ऑटोमेटिकली हील होता है. हम कुछ बाहर से नहीं करते हैं. तुम कुछ नहीं करोगे तब भी वो हील करेगा. हाँ, ऑब्वियसली हम बैंडेड लगाते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, सो दैट सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, वो अलग बात है. लेकिन तुम कुछ ना करके भी देखो, वो जगह धीरे 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 हील हो जाएगा. टाइम लगेगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट देन ग्रेजुअली इट विल हील ऑन इटसेल्फ. ओके, so this is all about growth. So considering that growth is a very very broad aspect, growth बहुत ज्यादा broad aspect है. I just cannot say कि हाँ ये growth है और ये growth नहीं है. So growth in number is also growth, growth in mass is also growth, and growth in size is also growth. Extrinsic growth is also growth, intrinsic growth is also growth. So limited growth is also growth, unlimited growth is also growth. So that is why growth is not a defining characteristic. Of course, अगर कोई organism non-living है, तो obviously the chances of its growth is less. But non-living or non-living things can also grow by deposition. But I cannot call it to be a living organism. I hope the concept is clear. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. और मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं, so metabolism is one of the characteristic which is a defining characteristic. एक सेल है, उसमें इधर हमेशा कुछ बन रहा है या फिर कुछ टूट रहा है. And either the cell is making something or the cell is breaking something. If the cell is not undergoing any reaction, then I cannot call it to be a living organism. So metabolism is one of the prerequisites of a living organism. ठीक है, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ. अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पर.
no doubt. Now let's move on to दो characteristics हमने पढ़े हैं. One is reproduction and another one is growth. Out of which reproduction is one हमने पढ़ा है metabolism, which is a defining characteristic, and growth, which is a non-defining characteristic. Now I'll talk about reproduction. अब ये बताओ मुझे, reproduction, is it a defining characteristic or is it a non-defining? Sir, defining that. किसने बोला? Ashmita. Ashmita, do you say it's a defining characteristic? Yes, sir. Ashmita, you be online. मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा. चलो, अश्मिता मुझे एक चीज बताओ. सपोज तुम्हारे नेबरहुड में एक फैमिली आया, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, एंड सपोज दे आर 50 year old, 50 साल उनका एज है, एंड हैव डिसाइडेड नॉट टू हैव अ बेबी. उनका मन नहीं है बेबी, दे डोंट वांट अ बेबी. either they don't want a baby or they cannot have a baby, anything, whatever be the reason. ओके, तो उन्होंने तुम्हें अपने घर में इनवाइट किया. तो अश्मिता, तुम उनके घर में गई हो और तुम देख रहे हो कि वहां पर कोई बच्चा नहीं है. दे आर 50 year old या 40 year old, दे डोंट हैव अ किड. तो अश्मिता, तुम उसको जाके क्या बोलोगे? ओ, आपके घर में कोई बेबी नहीं है ना, यू हैव नॉट रिप्रोड्यूस्ड, इसका मतलब आप नॉन लिविंग. विल यू से दिस, अश्मिता? No, sir. नो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, Suppose sir. Yes, sir. तो सपोज एक कपल है, उसने डिसाइड किया कि हमें बेबी नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू हैव अ बेबी. सो इट्स अ चॉइस. So please try to understand this, that having a reproductive system is a different thing, but reproduction is a different thing altogether. You getting my point? Everyone has a reproductive system, वो अलग बात है. But will the organism reproduce? That's a matter of choice. One fine day I may decide I will not get married and I'll not have kids. I can do that. If I want, I can do that. But does that make me a non-living organism? अगर मैंने कभी डिसाइड किया कि मुझे मैरिज नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो मैं नॉन लिविंग बन गया, ऐसा है क्या? No, sir. No. So now tell me, is reproduction a defining characteristic or is it a non-defining characteristic? Non-defining character. Defining. Did you get my point, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. और इसके Yes, अलावा, sir. I'll give you another example. जैसे लाइगर का नाम सुना है? लाइगर. Yes, sir. Yes. What is it? Sir, it's a breed of. So it's a. So what can I say, sir? A dog breed. Yes, sir. Hybrid of Sir, lion and tiger. लायन एंड टाइगर. ये रिप्रोड्यूस करता है? ये तो स्टेराइल है, बट फिर No, भी sir. लिविंग. समझ रहे हो? फिर एक डंकी और Mule, sir. डंकी और हॉर्स, इसका जो हाइब्रिड होता है क्या कहते हैं? म्यूल. Sir, mules. Mule. हाँ, तो वो भी तुम्हारा, दे आर ऑल्सो यू नो स्टेराइल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन दे आर स्टिल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू गेटिंग माय पॉइंट, एवरीवन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे ये पूछो कि मेरे पास ये मोबाइल है, I have this mobile with me. So will the mobile reproduce? No, it cannot reproduce. So reproduction is a characteristic. I have this pen with me. Can it reproduce? No, it cannot. मेरे पास एक comb है. Can it reproduce? No, it cannot. I have a, ये है कुछ. You getting my point, everyone? So reproduction is a characteristic of a living organism, but it does not define an organism to be a living organism. Clear, everyone? Yes, sir. Okay. अभी रुको, अभी किसी ने क्या लिखा था, मैंने, रुको. Consciousness is also defining property of living organism. Okay, consciousness. I'll come to this one. तो ये तीन characteristics हो गए. Next is consciousness. Absolutely, consciousness.
कॉन्शियसनेस मतलब क्या कि आई विल बी Sir, एबल टू, awareness. यस भूमिका, Sir, awareness. awareness, yes, awareness. Do all cells have awareness? No, sir. No, they do. भूमिका, एक्चुअली they do. ओके, सब कोई अवेयर है। तो मुझे अभी किसी ने एक डिफरेंट क्लास में पूछा था कि अवेयर होने के लिए तो उसका दिमाग होना चाहिए, इट शुड हैव अ ब्रेन of its own if No, it needs sir. to think. Sir, if they have a sense or feeling, then also they are aware. Yeah, and every cell has a feeling, every sense has, every cell has sense. ये तुम लोग क्लास 12 में जाके डिटेल्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं बहुत एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। ये एक बैक्टीरियल सेल है, वो दिखता भी नहीं है। एवरीवन लिसन टू दिस। एक बैक्टीरियल सेल है, वो तो ठीक तरीके से दिखता भी नहीं है। तो उसमें एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ओपेरॉन सिस्टम। आई कॉल दिस अ ओपेरॉन सिस्टम। ओके, आई विल नॉट कंफ्यूज यू, आई विल नॉट कंफ्यूज यू, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये ओपेरॉन को हम कहते हैं लैक ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन। क्या होता है, एनवायरनमेंट में अगर लैक्टोज है, सुनो अच्छी तरीके से, एनवायरनमेंट में मतलब सराउंडिंग्स में अगर लैक्टोज है, तब ये सेल क्या करता है, अपने अंदर लैक्टोज को तोड़ने के लिए प्रोटीन्स बनाता है और लैक्टोज को बॉडी के अंदर लाने के लिए प्रोटीन्स बनाता है। और अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज नहीं है, तो ये प्रोटीन भी सेल नहीं बना है। Then the cell is not going to synthesize those proteins. तो एक सेल जिसका कुछ नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, कैन यू इमेजिन अ सिंगल सेल, उसका भी सेंस है। अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज है, तब उसको तोड़ने के लिए, तब उसको बॉडी के अंदर लाओ, और अगर नहीं है तो बॉडी के अंदर लाने वाले जो प्रोटीन है उसको मत बनाओ। अगर लैक्टोज है तो उसको तोड़ने के लिए, कैटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम्स बनाओ, नहीं तो फिर मत बनाओ। इतना सेंस तो एक बैक्टीरियल सेल में भी है। हाँ, दे डोंट हैव अ ब्रेन बट दे हैव सेंस। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि हैव यू सीन दिस कि घर में पूजा वूजा होता है, तुम लोगों का पूजा, Yes, sir. तो कभी देखा है कि शाम को हम फूल खरीदते हैं ना, पूजा के लिए फूल खरीदते हैं, तो बंगाली में जिसको कहते हैं जवा फूल, हिबिस्कस, Yes, तो sir. कभी कोई खरीद के लाए है घर में, जवा फूल खरीद के लाया है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो हाँ, तो सपोज रात को जवा फूल मतलब हिबिस्कस खरीद के लाते हो, सुबह को क्या होता है उस जवा फूल का? सर वो पूरा मरने की हालत में हो जाता है। अरे नहीं भूमिका भाई, मरने की हालत में नहीं होता है। रात को लाओगे तो सुबह मरने की हालत में नहीं होता है, वो खिल जाता है। और सुबह को लाते हो तो शाम तक वो मरने की हालत में हो जाता है। समझ रहे हो भूमिका? Yes, sir. हाँ, मरता नहीं है, जिंदा रहता है। तो शाम को लाते हो तो सुबह को वो खिल जाता है। हैव यू ऑल सीन दिस? डिड यू ऑब्जर्व दिस? Yes, sir. बताओ। ओके, क्यों होता है? वो प्लांट का कोई पार्ट है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट है। अभी प्लांट में बैठा हुआ है वो तो मेरे घर में बैठा है, मैंने उसको जहां पर रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास लाइट भी नहीं आया, करेक्ट अमाउंट में लाइट भी नहीं आया, फिर भी वो खिल जाएगा। और जैसा भी भूमिका ने बोला कि शाम होते होते वापस वो मरने के हालत में अधमरा हो जाएगा, ऐसा ही होता है, एक्चुअली वैसा ही होता है। सो उसमें भी इतना सेंस है, सो इट कैन respond to the environment also in spite of the fact that it is not a part of the plant. You're getting my point, everyone? Yes, sir. So just cells है, every cell, you don't need to have a mind of your own. मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी किसी क्लास में मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सेंस तो उसको कहते हैं कि मुझे कुछ दिख रहा है, और फिर मुझे कुछ दिख रहा है या कुछ हो रहा है मेरे सामने, मेरे ब्रेन में वो रजिस्टर्ड होता है एंड देन आई विल रिएक्ट टू इट। नो, not necessary, not always. So responding to a stimuli itself is known as consciousness, and that thing every cell has. हर सेल में ये कैपेसिटी होता है। ओके, so I will call consciousness responding to a stimuli.
Clear everyone? अब responding to a stimuli है. अब मैं वापस तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ. चलो एक बात बताओ, कभी सुना है कि after a certain accident or after a certain stroke or after many a times a person may enter coma, a state which is known as a comatose state. इसके बारे में सुना है कि नहीं बताओ? सर सुना है. Yes sir. सुना है सभी? तो इसमें क्या होता है, तुम एक पर्सन के सामने उससे पूछ रहे हो, वो तुम्हें जब दे No, sir. पाएगा, तुम उसको मार रहे हो, वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो मैं उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहूँ या डेड ऑर्गेनिज्म कहूँ? A person is in coma. Shall I call it a living organism or a dead organism? As simple as that. मैंने अभी तुम लोगों को बताया है कि consciousness is a defining characteristic. Consciousness is a defining characteristic. So if consciousness is a defining characteristic, now you people tell me, and consciousness means respond to a stimuli. So someone who is in coma will obviously not be able to respond to a stimuli well. तो अगर नहीं कर पाता है तो मैं उसको नॉन लिविंग कहूँ या लिविंग कहूँ? क्या? Between living and non-living. Okay, Ashmita is saying between the living and non-living. Okay, so let me clarify this. ये जब मैं कॉन्शियसनेस की बात करता हूँ या फिर स्टिम्युलस की मैं बात करता हूँ, देन यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं. वन इज receiving a stimuli, and the second step is responding to a stimuli. ओके, दो स्टेप्स हैं. तो जो कोमा पेशेंट्स होते हैं वो रिसीव कर पाते हैं, तो तुम्हें लगता है कि वो कुछ रिसीव नहीं, वो सब रिसीव कर पाते हैं. वो जो चीज नहीं कर पाते हैं वो है रिस्पॉन्ड. So whenever I'm saying consciousness has two parameters. First is receiving and then responding. They cannot respond but they can receive. So I will not call them non-living. I'll very much call them living. Is the point clear, everyone? और एक चीज मैं बताता हूँ, और वो रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते. उनका हाथ पैर नहीं चलते, वो बात नहीं कर पाते, बट ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते. I'll tell you, I'll give you an example. तो सपोज एक कोमा पेशेंट को तुम जाके खाना खिलाते हो. खाना तो एक्सटर्नल थिंग है, फूड इज एक्सटर्नल सब्सटेंस, तुम उस पर्सन को दे रहे हो, तो क्या उसका बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट नहीं करेगा? सर करेगा. बोलो, करेगा. सो इज डाइजेशन. सो एक्सटर्नल चीज है, उसको उसके बॉडी में एंटर करवा रहे हो और वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है. इज दैट नॉट अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली? Yes, sir. You get the point? Yeah. So the thing is, they cannot. हम इस चीज को रिस्पॉन्ड कहते हैं. मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाथ पैर इतना हिला रहा हूँ, वो चीज वो नहीं कर पाएंगे. But that does not mean that they are non-living. Is that clear? So definitely you need to understand one thing कि ये जो respond to stimuli है, वो definitely is the defining characteristic. For example, अभी कितने students हैं यहाँ पे? I'll take two names. अभी पीयूष है and I have Shomojit. So Piyush, Yes, sir. and Shomojit. Yes, sir. Shomojit जाता है और पीयूष को लेके ऐसे पटक देता है उल्टा. अभी बहुत ऐसे गेम्स चल रहे थे, ऐसा कुछ करता है. Shomojit goes and पीयूष को लेके ऐसे पकड़ता है, पीयूष को पैरों से पकड़ता है और उल्टा फेंक देता है. और पीयूष क्या करेगा फिर? What will पीयूष do? मतलब सडनली करता है, तो पीयूष क्या करोगे तुम? वापस चुपचाप बैठे रहोगे? चलो फेंकेंगे, কিছু করবে पीयूष? बोलो. फिर से उठ के हम उसको फेंकेंगे. फिर से तुम उठ के उसको फेंकोगे, या फिर एटलीस्ट कुछ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम ऐसे ऐसे ही बैठे रहोगे और कुछ रिट्रैक्ट नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं है. तो तुम थोड़ा सा तो ये दोगे. डेफिनेटली. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. बट लेकिन देखो, मैं एक चेयर में बैठा हूँ, ये चेयर तुम लोगों को दिख रहा है, तो ये चेयर को लेके मैं उल्टा ऐसे पटकता हूँ, तो चेयर क्या करेगा? उल्टा मुझे पटक देगा. ऐसा होगा? नो सर.
सो ऑब्वियसली, या फिर ये पेन है, मैं इस पेन को कितने स्टाइल में मूव करवा रहा हूँ, देखो मैं इतना कुछ लिख रहा हूँ इस पेन के बदौलत. Is the pen able to do anything? No, it will not give a opposite reaction because it's non-living. Okay, so respond to a stimuli obviously done by living organisms. Know this. So this is known as consciousness. अच्छा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इससे, लेकिन फिर भी एक लाइन लिखा है कि ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर द एनिमल्स हु आर हु हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस. इसके दो पैरामीटर्स हैं. I can explain you by two things कि हर रात हम बैठ के हम सोचते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, सारे दिन क्या किया है, हमें इमोशंस हैं. तो 10 साल पहले भी अगर कोई घटना हमारे मतलब हम if something has happened to us, then वो मुझे याद आता है, that can bring a smile to my face or that can make me cry. So that is something which is known as self consciousness. We are aware and we are unaware, and we can decide to be unaware and we can decide to be more aware of my of everything that's going on around. So that is known as self-consciousness. That is something only human beings have. ये NCERT में है. मुझे नहीं लगता है, because I personally feel animals like dogs have a lot of self-consciousness. तो ये मुझे एक स्टूडेंट ने ही बताया था, in one of the batches 3-4 साल पहले, ये राजीव क्लास में ही बताया था कि sir, I think by self-consciousness. Just a second. Okay, can you hear me? Hello. Yes, sir. Yeah. So, Yes, मुझे sir. तो मैं ये बता रहा था, मैं ये क्लास में इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, तो स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर एक्चुअली इसका what they want to say is एक ह्यूमन बीइंग इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, उसको वो सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल रहा है. सही से क्या हो सकता है कि एक डॉग को नहीं पता कि वो एक डॉग है, एक बिल्ली को नहीं पता कि वो एक बिल्ली है, बट एक ह्यूमन बीइंग को पता है कि चलो हाँ मैं ह्यूमन बीइंग हूँ. So that is the amount of IQ that a human being has. But again, I think a dog may know that he is a dog. I don't know. मैंने so ये जो statement है NCERT में, ये मुझे थोड़ा controversial लगता है. But anyway, so according to NCERT, human beings are the only animals who have this, they are aware of what they are. So that is known as self-consciousness. Okay. लास्ट थिंग, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम आज पढ़ेंगे अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डू आई मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? लेट्स सी. देखो, we all know by this time that a cell is the basic structural and functional unit of life. पूरा life एक cell से start होता है, हम सबको पता है. There is no rocket science considering knowing this. हम सबको पता है. So एक cell है मेरे पास. Now ये जब एक cell है, मैं इसको कहता हूँ a cellular level of an organization. It is known as a cellular level of an organization. But it is not as simple as that. एक सेल ये है. अब जब बहुत सारे सेल्स एक साथ ऐसे आ जाते हैं, हम इसको क्या कहेंगे? सर टिश्यू. शोमोजीत, यही प्रॉब्लम है. तुमने करेक्ट आंसर बोला, मैं तुम्हें नेगेट नहीं कर रहा. करेक्ट है, लेकिन इज इट अ मैंडेट कि बहुत ये टिश्यू फॉर्म करेगा ही? ऐसा कोई मैंडेट है क्या? इज इट मैंडेट? नो सर. नो, इट मे नॉट फॉर्म अ टिश्यू. है कि नहीं शोमोजीत? यस सर. अगर टिश्यू फॉर्म करता है, सुनो, सो एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट. एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट. अभी शोमोजीत ने जो बोला कि एक सेल है और जब बहुत सारे ऐसे सेल्स आ जाते हैं, देन आई कॉल इट a tissue. Yes and a no. It may form a tissue, it may not form a tissue. Please try to understand this. So एक tissue form करने के लिए कुछ prerequisites हैं, कुछ requirements हैं. What is the requirement? Number 1, the cells should be structurally similar.
and number 2, there must be functionally similar. Okay, so I repeat myself. एक सेल है उसको हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक सेल से टिश्यू बनने के लिए जो प्री रेक्विजिट यहाँ पर जरूरी है वो ये है कि द सेल्स मस्ट बी सिमिलर. नंबर 1 इन साइज, नंबर 2 इन शेप, एंड नंबर 3 इन फंक्शन. सो अगर एक सेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर है तब वो पास होता है टिश्यू बनाने के लिए, बनने के लिए. क्लियर? बट ऐसा भी होता Yes, sir. बट ऐसा भी होता है कि मे बी दे डोंट फॉर्म अ टिश्यू. ऐसा भी हो सकता है कि दे आर नॉट फॉर्मिंग अ टिश्यू. तो ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, बट दे डोंट फॉर्म अ टिश्यू. व्हाट्स द प्रॉब्लम? ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं, उनमें शायद से थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है या उनमें कुछ फंक्शन अलग हो सकता है. तो ऐसे अलग अलग सेल्स हैं, एंड दीज अलग अलग सेल्स दे मे नॉट फॉर्म अ टिश्यू. तो ये कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ? टिश्यू फॉर्म करता है तो टिश्यू लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन वन सेल इज सेल्यूलर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. One single cell is the cellular level of an organization, but many cells, they're coming together, and when many cells are coming together, can you see me? ये क्या हुआ? ये पूरा blank क्यों हो गया ये? You are not visible. I'm not visible. I don't know. No, मुझे sir. कुछ नहीं. मेरा स्क्रीन पूरा बंद हो गया. क्या हुआ? अच्छा रुको, मैं थोड़ा सा, अच्छा अब देखते हैं वापस. अभी ठीक है? No, sir. No, sir. Yes, अभी ठीक है, sir. ठीक है ना? चलो, हाँ कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है. अच्छा सुनो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल सेल है, आई कॉल दैट अ सेल्यूलर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. बट बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं. क्या कहूँ मैं इसको? कौन सा लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? बोलो. Sir, cellular level ही होगा ये भी, cellular level of organization. हाँ, सेल्यूलर लेवल ही होगा, करेक्ट है. तो ये भी सेल्यूलर लेवल है और ये भी सेल्यूलर लेवल है. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैं बता देता हूँ. फर्स्ट डिफरेंस मैं बता देता हूँ, दूसरा तुम बोलोगे मुझे. फर्स्ट तो बेसिक दो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. So cellular level of an organization can be divided into two categories. One is cellular level of an organization, unicellular organisms, and then cellular level of an organization, multicellular organisms. Clear, everyone? Yes, sir. Now, what is the difference between ये जो पहला वाला है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताओ? Sir, unicellular. सर यूनिसेलुलर में सर सिमिलर टाइप ऑफ सेल ही होता है, वही फर्दर डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है. पर मल्टी सेलुलर में एक सेकंड शोमोजीत, वो एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म. यस सर, वो एक सेल Sir. ही एक ऑर्गेनिज्म है, उसीलिए मैं उसको यूनिसेलुलर बोल रहा हूँ. सर मल्टी सेलुलर में आपका मतलब डिफरेंट सेल्स है, वो आपका डिफरेंट टिश्यू बनाएंगे, वही डिफरेंट टिश्यू आपका एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा. बाबू ये टिश्यू नहीं बनाएंगे, इसीलिए ये सेल्यूलर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है. इनमें सेल्स है लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं होता. पॉरीफेरा, पॉरीफेरेंस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इसके बाद Yes, भी sir. एनिमल टिश्यू, सॉरी एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, तब देखोगे कि कुछ एनिमल्स हैं में सेल्स बहुत सारे हैं. वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है लेकिन वो टिश्यू फॉर्म नहीं करते. ओके सर. I'll give you a hint. यहाँ पर कोई मेस या फिर कोई अलग घर से अलग रहते हो क्या अभी, या कभी रहे हो, या कभी कोई हॉस्टल में रहे हो? Do we have anyone? No one? Okay. ठीक है. No, तो sir. फिर हाँ, अच्छा तुम घर से बाहर रहे हो? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा ठीक है. तो एक आर्बिट्री सिचुएशन ले लेते हैं.
दो सिचुएशंस लेते हैं। ये सपोज एक पर्सन है ए, वो अलग रहता है एक घर में, और दूसरा है कि ए अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और भाई बहन के साथ रहता है। तो आप मुझे दोनों चीज बताओ। सपोज मैं अकेला एक घर में रहता हूँ, सपोज आई स्टे अलोन एट अ प्लेस, तो मुझे घर में रहने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा बताओ। Sir, all the householding works. एग्जाम्पल 4-5 ऐसे चीजें बताओ मुझे। So washing your clothes, washing your room, or cleaning your room. You cook your food by your own. या ठीक है, चलो तो फिर मैं अगर एक घर में अकेला रहता हूँ, देन मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे खाना पकाना पड़ेगा, खुद धोने पड़ेंगे, मुझे आई हैव टू डू माय ओन लॉन्ड्री, मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, और कुछ करना पड़ेगा मुझे। मुझे इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे अपना पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और फिर अगर मैं अगर कोई जॉब कर रहा हूँ वो भी मुझे करना पड़ेगा। आई हैव टू डू एवरीथिंग बेसिकली। बाजार जाना पड़ेगा भाई, बाजार से आई नीड टू ब्रिंग थिंग्स सो दैट आई कैन कुक। सो आई हैव टू डू ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर And मैं you एक have to फैमिली, motivate yourself by your own. No one ओके is सो there आई to motivate you. ओके सो I'll also have to motivate myself. Okay, चलो, I'll have to entertain myself, I'll have to motivate myself. Okay, done. But now if I stay with my family, तो maybe I do my own work. That means मैं अपने घर को clean जितना हो सके रखूंगा। Maybe my mother is going to cook, maybe I'm going to cook one fine day। किसी दिन मैं कुक करूंगा, किसी दिन मेरी मम्मी कुक करेगी, किसी दिन शायद से मेरे डैड कुक करेंगे। कभी I'll have a house help रहेगा, जो घर को साफ कर देगा। Maybe my dad will pay the electric bill, I will pay the phone bill। So अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना काम है, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें डिवाइड हो जाता है। Yes, आर sir. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और अगर एक सिंगल सेल है तो फिर अगर तुम अकेला रहते हो, फिर वहां पर वो काम डिवाइड नहीं होता है। इसको हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। दिस इज नोन एज डिविजन ऑफ लेबर। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक सिंगल सेल है तो एक सिंगल सेल को रेस्पायर भी करना पड़ रहा है, उसको रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, वही एक ही सेल को करना पड़ रहा है। मेटाबोलाइज भी करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर सर्कुलेटरी The कुछ gametes formation also. रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन में चला आता है। तो सब कुछ वो उस एक सेल, डाइजेस्ट भी करना पड़ रहा है, वो एक सेल सब काम करता है। लेकिन when there are many cells then what happens is maybe ये वाला रिप्रोडक्शन के काम आता है, maybe this one is responsible for respiration, maybe these two together are responsible for digestion। So there is something which is known as division of labor। So first level of organization is cellular level of an organization, and cellular level of an organization can be divided into two categories। एक है cellular level of an organization, unicellular organism, और second है cellular level of an organization, multicellular organism। क्लियर? डिफरेंस क्या है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर है, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर बिल्कुल नहीं है। क्लियर? और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा है। Yes, sir. Yes, so the first level of an organization is the cellular level of an organization। और जो सिमिलर सेल्स हैं, सिमिलर मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर and functionally similar, they come together to form a tissue। So this is known as the tissue level of an organization। Clear? Cellular level of an organization, then a tissue level of an organization। उसके बाद आता है, remember मैंने अभी क्या बोला, similar types of cells come together to form a tissue level of an organization। But here different type of tissues which can coexist and co-function, they will come together to form something which is known as क्या? Tissue system। So organ. Oh, Tissue system। oh, yes, sir.
हाँ, ये ऑर्गन ही हम पढ़ते हैं जनरली, लेकिन उसके पहले एक टिश्यू सिस्टम है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा स्किन का टिश्यू सिस्टम है, तो तुम ये स्किन का ये वाला पोर्शन थोड़ा सा काट दो, सिर्फ स्किन निकलेगा, उसके नीचे से तुम्हारा ब्लड निकलेगा, उसके नीचे से तुम्हारा फैट निकलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? तो इसका मतलब क्या है? स्किन एक टाइप का टिश्यू है, उसके साथ एसोसिएटेड कौन है? नर्व्स एसोसिएटेड है। इसीलिए तुम यहाँ पर पिंच करो तो तुम्हें दर्द लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर और नर्व्स हैं, वो अलग टिश्यू सिस्टम है, right? That's a different tissue. Nerves is a different thing, skin is a different thing, blood is a different thing, fat is a different thing, और उसके अंदर जो bone है that is a different thing. सब मिलके एक मेरा hand का tissue system या फिर skin का tissue system बना रहे हैं. Are you getting my point? So they are different tissue system, they are different types of tissues, but what is important is सब एक साथ आ सकते हैं, रह सकते हैं और एक साथ कोई एक specific function perform कर सकते हैं, तब जाके वो टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। You get me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी Yes, सोमो sir. क्या बोल रहे थे? तो different types of tissue, again different types of tissue systems, they come together to form Sir, or organ. organ. Yes. अब different कैसे? Suppose मैं आंखों की बात करता हूँ, मेरा आंखें एक organ है, वो भी आंखों का function की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आंखें मतलब without having the muscles, the ciliary muscles, or without having the nerves inside it, or without having the capillaries inside it, मेरे आंखें कुछ काम नहीं कर पाएंगे। Yeah, understanding my point? So different tissue systems, they come together to form a organ. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ। ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है। यू नो एट टाइम्स सेम टाइप ऑफ टिश्यू कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है। सो सेम और डिफरेंट, यहाँ पर है सेम टाइप ऑफ सेल्स कम टू फॉर्म टिश्यू, सेम और डिफरेंट कम टू फॉर्म टिश्यू सिस्टम, डिफरेंट टिश्यू सिस्टम्स कम टू फॉर्म ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म Organ system. organ system. For example, if I talk about the circulatory system, that's the organ system. Or if I talk about the digestive system, so the mouth, the anus, the small intestine, the stomach, everything. So these organs, these are different organs. They come together to form organ system. समझे? तो मैं ये इतना कुछ क्यों बोल रहा हूँ? So when I'm talking about the what can I say? Defining characteristics. So when I'm talking about the defining characteristics of an organism, so this is something that is a defining characteristics. और इसीलिए ये जो ऑर्गन, तो हर ऑर्गेनिज्म में क्या रहना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए, उसमें ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए, उसमें ये इट कैन बी अ सेल, एक सेल भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एक टिश्यू भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एक टिश्यू सिस्टम भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एक ऑर्गन भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और एक ऑर्गन सिस्टम भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। कैसे? कौन से एग्जांपल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हो सकता है, लेकिन उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन रहना जरूरी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन से ही ऑर्गेनिज्म टर्म आता है। हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिज्म, ये यहां से आता है, देखो स्क्रीन में मैं मार्क करता हूं, ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑर्गेनिज्म ये टर्म आया, ये इंग्लिश टर्म यहां से आया कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन रहता है। किस चीज का? सेल्यूलर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू लेवल भी हो सकता है, टिश्यू सिस्टम लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम भी लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है, लेकिन होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं है, सेल भी नहीं है, टिश्यू भी नहीं है, टिश्यू सिस्टम भी नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है, तब वो ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। Then I will not call it a living organism. Is that clear, everyone? और ये ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। The organism, this term is derived from organization. चलो बोलो। Yes, sir. प्रॉब्लम है? Okay. अच्छा, you know, I was initially thinking हम इसके बाद डाइवर्सिटी में जाएंगे, नहीं जा रहे हैं, because I'll not be able to
do justice to the topic, so हम यहाँ पर stop करेंगे. लेकिन before I end the class, so today is just the first class of you people. I hope you have understood. अगर किसी को कोई problem है तुम लोग मुझसे पूछोगे. But before that, I'll ask you certain questions. पहले हमें बताओ कि एक living organisms में क्या-क्या characteristics होना जरूरी है. What are these 5 characteristics? बोलो. Sir, they respire and carry out various cellular activities. नहीं, हमने जो points बताए हैं वो बताओ. Okay, sir. Growth. रेस्पिरेशन, भूमिका रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म के अंदर चला आता है, इसीलिए Okay, sir. टेल मी, जल्दी बताओ भाई. ग्रोथ, यस. Metabolism. आई कैन नॉट हियर यू अश्मिता. Metabolism. मैं सुनते पाচ্ছি না. Sir, metabolism. मेटाबॉलिज्म, यस. ग्रोथ, Sir, मेटाबॉलिज्म. consciousness. नंबर 3, Sir, consciousness. कॉन्शियसनेस. Consciousness. यस. रिप्रोडक्शन एंड Organization. Organization. ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. इन पांचों में से कौन सा 2 मुझे बताओ नॉन डिफाइनिंग है. Growth. Sir, reproduction. Growth. एंड Both are reproduction. Growth and and reproduction. कितने टाइप के हो सकते हैं? Sir, internal and Two external types. growth. Yes, sir, two types. इंट्रिंसिक, यस. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनली है, लेकिन हम उसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कहते हैं. और इन दोनों में से कौन सा एक्चुअली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? Sir, intrinsic. और Intrinsic. ग्रोथ किस टाइप के मेटाबॉलिज्म के साथ टैली करता है? Sir, anabolism. Metabolism. Anabolism. ओके, गुड. एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म मतलब एक चीज डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म एक सेल कब करेगा, क्यों करेगा, क्या जरूरत है इसके? Sir, to break. Energy. To break the bond and release energy in the format of ATP, and ATP is the energy currency of every cell. Yes, true. मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि in case of unicellular organism, growth and reproduction are synonymous or are the same things. Am I true or am I wrong? Yes, sir. Yes, sir. True. Why? Sir, because in unicellular organisms, the cell is growth. The cell shows growth, and the one cell divides into another and form its offspring. Okay. वही उसके लिए ग्रोथ है. तो यूनिसेल्युलर Yes, sir. टर्म मिस कर रहे हो, मैंने ये बताया है क्लास में. Let's see if someone remembers. For unicellular organisms, सिंगल सेल का ग्रोथ नहीं कंसीडर करते हैं. It is the growth in dash Sir, shell. population. Yes, sir. Population. Population. Yes. So for unicellular organisms, the growth in population is known as growth. For that reason, reproduction is equal to growth. ये सिर्फ unicellular organisms में ही होता है. Okay. Which organism is capable of indefinite growth and which organism is capable of definite growth? So plants have indefinite growth, and human and animals have indefinite growth. Definite growth. Okay. अच्छा. Next आते हैं reproduction. Why is it known as a non-defining characteristic? Reproduction को क्यों non-defining कहूँ मैं? क्या हुआ, नोवा? Sir, because in unicellular organism like amoeba reproduce by the synonymous with growth. That's why. No. So because an organism Because it is can. a choice. एक जन बताओ प्लीज, कोई एक जन बताओ. Sir, it's a So choice. because an अच्छा, दोनों ही बताओ. अश्मिता बताओ, फिर शोमोजित बताओ. अश्मिता बोलो. Sir, because it's a choice. Because it's a choice. Very good. It's a choice. I may choose not to reproduce. Okay. शोमोजित तुम्ही बोलो. Sir, because an organism can live without reproduction. Yeah, And- can live with reproduction. Yeah.
एग्जाम्पल दो शोमोजित। स्टेराइल, Sir. ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। कुछ एनिमल्स हैं जो नेचुरली स्टेराइल है, जैसे Sir, mules यस, and बट ligers. स्टिल यस, Worker bees. यस मैं बोलने वाला, यू नो, आई हैड फॉरगॉटन दैट। यस, वर्कर बीज। फिर भी तो वर्कर बीज इतना घूमते हैं, वो क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं हमारे आंखों के सामने? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके। एंड अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ए कॉन्शियसनेस और ए रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस के दो पार्ट होते हैं। व्हाट आर द टू पार्ट्स? Responding to a stimuli or receiving a stimuli. पहले रिसीविंग, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग। पहले रिसीव करो फिर रिस्पॉन्ड करो। तो जो कोमा पेशेंट्स है वो रिसीव कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, बट अदरवाइज सारे सेल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है। व्हिच ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस? Sir, Human human being. beings. Human being. Okay, but anyway, according to NCERT, we'll go with that. And last characteristic, बताओ मुझे कि what are the levels of organization which I was talking about in a living organism? Sir, cell, cellular level of organization, tissue, That tissue. एक second. That can be divided into two types. What are these? Sir, unicellular and multicellular. Sir, What is the unicellular. Sir, in unicellular, a single cell will reproduce and increase its population. Will do all the functions. अब division of labor नहीं है, जो division of labor रहता है multicellular. Anyway, उसके बाद वाला कौन सा है? Sir, and second one is multicellular. Here they have the division of levels. Okay. And next is tissue, Mhm. then tissue level of organization, then organ, and then organ system of organ level of organizations. एक तो भूलिए छोड़ो मुझे, मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। cellular level of an organization, tissue level of an organization, tissue system level of an organization, organ level of an organization, organ system level of an organization. This much clear? So cell. Yes, Sir, sir. একবার একটু লিখে দেবেন? है আরেকবার একটু লিখে দেবো। So you have cell है हमारे पास, वहां से होता है tissue। कौन सा? Similar type of cells form tissue. Similar or dissimilar tissues can form tissue system. And then you have dissimilar tissue systems which can co-function together, form organ. Dissimilar form organ system. And मैंने क्या बताया था? This can also be an organism, 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 and this can also be an organism. ये सारे मेरे levels of organization हैं, और organization है इसीलिए मैं इसको कहता हूँ organism. Clear? Yes, sir. Okay, understood? किसी को कोई doubt तो you ask me. Any doubt, anyone? No, sir. No, sir. ये चैप्टर बहुत बोरिंग है भाई, यू नो, इट्स वेरी वेरी बेसिक चैप्टर। इसके ग्रेजुअली हम एंटर करेंगे। स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर्स थोड़े से बेसिक चैप्टर्स, उसके बाद विल गेट इनटू यू नो मोर डिटेल्ड वर्जन्स ऑफ अ चैप्टर। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, और जिस टाइप से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ उस टाइप से ही पढ़ोगे। तो जब एक बुक खोलोगे, मैं जो बता रहा हूँ उस टाइप से एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तब जाके नीट में तुम लोगों को करेक्ट मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सो एनीवे विल डिस्कस अबाउट दैट मोर। सो एनी डाउट यू कैन आस्क मी और एल्स आई विल एंड द मीटिंग। Sir, we have already studied up to this topic in our previous class. यहाँ तक पढ़ लिया है? Yeah, sir. Okay. Okay, that's previous class मतलब? Sir, in last week. Okay, fine. Okay, ठीक है, but I have started it, so I couldn't negate this. मैं इसको overlook करके तो I cannot jump into the next topic. Yeah, तो sir. हाँ, ये चैप्टर हो गया है तुम्हारा पूरा? No, sir. Up to this topic. क्या बोल रहे हो? No, और sir. यहाँ तक हुआ है? Yeah, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो, I'll end the meeting then.
Okay, sir. Bye, sir. Thank you, Bye. sir. Good Thank night, you, sir. Thank you.